हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र प्रीवियस ईयर के 8 प्रश्न कवर किए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट पिछले वर्ष के और 8 प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं। देर ना करते हुए हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, काब डगलस उत्पादन फलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अर्थात काब डगलस का उत्पादन फलन हमारे पास दिया है और इसमें 4 ऑप्शन दिया है। जैसे पहला है, यह लंबी अवधि का उत्पादन फलन है। दूसरा, यह लघु अवधि का उत्पादन फलन है। तीसरा, यह पैमाने पर बढ़ते प्रतिफल पर आधारित है। और चौथा है, कारकों के सापेक्ष उत्पाद लोच स्थिर है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा उत्पादन फलन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और वो सिद्धांत किसने दिया है जी? काब डगलस ने। और काब डगलस के अनुसार से उत्पादन के साधनों में पैमाने के स्थिर प्रतिफल पाया जाता है। ठीक है, उत्पादन के जितने भी साधन हैं इन साधन पर जो है क्या स्थिर प्रतिफल पाया जाता है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में 2 साधन का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था में कितने साधन का? 2 साधनों का ही प्रयोग किया जाता है। उसमें से एक साधन होता है आपका श्रम और दूसरा साधन होता है आपका पूंजी। ठीक है, उत्पादन के जितने भी साधन हैं इन साधनों में से केवल 2 साधन का ही हम क्या करते हैं जी? यूज़ करते हैं। पहला होता है श्रम और दूसरा होता है आपका पूंजी। तीसरा है, उत्पादन की एक साधन की मात्रा शून्य हो जाए कर दी जाए तो कुल उत्पादन भी क्या होता है जी? 0 हो जाता है जी, है ना। जैसे बताया था मैं कि मान लेते हैं हमारे पास श्रम और पूंजी 2 साधन हैं और यदि इन साधन में से किसी एक की मात्रा को 0 कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ उत्पादन भी क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाता है। कुल उत्पादन भी क्या होता है? 0 हो जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में दोनों साधन को लेकर ही उत्पादन किया जाता है। तीसरा है, प्रतिस्थापन की लोच जो है इकाई के बराबर होता है, अर्थात 1 के बराबर होता है जी। फिर उन्होंने कहा था कि हमारा औसत उत्पादकता, ठीक है, हमारा औसत उत्पादकता और हमारा सीमांत उत्पादकता जो है अर्थात एमपी जो है हमेशा क्या होता है जी? धनात्मक होता है, प्लस में होता है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया था कि उत्पादन की द्वितीय अवस्था में ही क्या होता है? उत्पादन संभावना होता है। तो उत्पादन है, उत्पादन की 3 अवस्था होता है, प्राथमिक अवस्था, द्वितीयक अवस्था और आपका तृतीय अवस्था। तो प्रोफेसर काब डगलस का कहना है कि उत्पादन जो है उत्पादन के द्वितीय अवस्था में ही किया जाता है। इसके साथ साथ काब डगलस का कहना है कि उत्पादन फलन जो होता है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसके साथ साथ उनका कहना है कि उत्पादन फलन जो होता है वह लंबी अवधि का उत्पादन फलन होता है। इस तरह से हम देखें तो हमारा जो आंसर है ये उत्पादन लंबी अवधि का होता है। और दूसरा, जैसे पहले ही बताया था कि पैमाने का जो है क्या होता है जी? स्थिर लोच होता है। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? बी, ए और डी जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है हमारा, नून माटी किसके लिए प्रसिद्ध है जी? तो जो हमारा नून माटी है वो हमारा नमक उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला है, DTAA का पूरा नाम क्या है? दत्ता का जो है पूरा नाम क्या है? तो DTAA जो होता है वह होता है आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, है ना। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं दोहरा कराधान अपवंचन समझौता। ठीक है, क्या कहते हैं? दोहरा कराधान अपवंचन समझौता। ठीक है जी। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है डबल कराधान, मतलब DTAA क्यों लाना पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डबल टैक्सेशन, दोहरा कराधान। तो दोहरा कराधान क्या होता है कि जब एक ही कंपनी या एक ही व्यक्ति पर उसकी एक ही प्रकार के आय पर 2 देशों में क्या लगता है जी? टैक्स लग जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? डबल टैक्सेशन कहते हैं, दोहरे कराधान कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, एक ही कंपनी या एक ही व्यक्ति की एकल आय पर एक से अधिक देशों में, है ना,
जब क्या हो जाता है, टैक्स लगाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल टैक्सेशन या दोहरे कराधान कहते हैं। और यह कराधान इसलिए लगता है क्योंकि अलग अलग देशों में जो कर लेने की नियम है ना, वो क्या होते हैं जी, अलग अलग होते हैं, इसलिए जो है इस तरह से डबल टैक्सेशन हो जाता है। तो डबल टैक्सेशन को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए, उनके जो बहुत सारे दोष हैं उन दोषों को दूर करने के लिए सरकार जो है क्या करती है, दूसरे देशों के साथ समझौता करती है ना। जैसे मान लें कि एक भारत है और आपका क्या है जी, चीन है, ठीक है, और इन दोनों पर जो है क्या होता है, टैक्स लग जाता है किसी एक व्यक्ति पर, और सरकार कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे जो है एक ही आय है उस पर एक ही बार टैक्स होना चाहिए। तो दोनों के मध्य जो टैक्स से संबंधित समझौता होता है, उसी समझौता को हम क्या कहते हैं जी, DTA कहा जाता है। अर्थात दत्ता जो होता है, कराधान से मुक्ति के लिए दो देशों की सरकारें द्वारा दोहरा कराधान अपवंचन समझौता होता है, जिसका उपयोग दोहरे कराधान की समस्या से राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। और ये जो है भारत की आयकर अधिनियम है ना, जो भारत की आयकर अधिनियम है, किसमें 90 में जो है बताया गया है, 90 में जो है क्या किया गया है, बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब कंपटीशन एक्ट, और कंपटीशन एक्ट की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था हमारा 2002 में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ना, भारत का बड़ा सबसे व्यापारिक साझेदार कौन है, तो वो है हमारा चीन है, क्योंकि चीन जो है सबसे ज़्यादा क्या करता है, हमारे यहाँ निर्यात करता है, और हम जो है सबसे ज़्यादा क्या करते हैं जी, आयात करते हैं, ठीक है। निर्यात के मामले में दूसरा है, जबकि आयात के मामले में हमारा क्या है, पहला है। तो इसलिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है कौन है, हमारा चीन है जी। अगला है, निम्नलिखित में से रणनीति की चयन की कौन सी विधि जोखिम निवारण व्यवहार के साथ संगत है। तो जोखिम रणनीति चयन का सिद्धांत है ना, जोखिम निवारण व्यवहार जो रणनीति चयन का सिद्धांत है, ये आधारित होता है आपका थ्योरी ऑफ गेम से, खेल के सिद्धांत से संबंधित है ना। ये जो प्रश्न है ये किससे है, हमारा थ्योरी सिद्धांत से, गेम थ्योरी ऑफ गेम अर्थात खेल के सिद्धांत से संबंधित है, जिसका प्रतिपादन किया था प्रोफेसर न्यूमैन ने, है ना। किसने किया था जी, प्रोफेसर न्यूमैन ने किया था। उनका कहना है, खेल सिद्धांत जीवन की एक विशेष परिस्थिति की तहत होता है, जिसमें क्रेता तथा विक्रेता आपस में क्या करते हैं जी, क्रिया और प्रक्रिया करते हैं। मतलब मान लेते हैं कोई एक विक्रेता जो है वस्तु के मूल्य में कमी करता है, तो उस वस्तु के मूल्य में कमी करने के साथ ही साथ दूसरा उसका प्रतिद्वंदी जो है वो भी क्या करता है जी, उसकी प्रतिक्रिया कर देता है जी, है ना। यही कहलाता है आपका खेल सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यदि दो रणनीतियों का प्रत्याशित समान लाभ हो तो लघु उत्तर मानक विचलन वाले को चुनें। अगला है हमारा, असहयोग क्रीड़ाओं के अंतर्गत आता है। तो असहयोग क्रीड़ाओं के अंतर्गत जो आता है यह भी क्या है जी, खेल सिद्धांत से संबंधित है ना। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि खेल सिद्धांत के अंतर्गत जब परस्पर प्रतिद्वंदी आपस में सहयोग स्थापित नहीं करते, हम दिया है ना, असहयोगात्मक क्रीड़ा मतलब जब दो प्रतिद्वंदी आपस में क्या नहीं करते, सहयोग स्थापित नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो उनके लिए आवश्यक है उन्हें अपने अनुकूलतम स्तर को प्राप्त करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी की दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, अवगत होना चाहिए। अर्थात एक प्रतिद्वंदी जो है क्या कर रहा है, उस सारी चीज़ों की जानकारी जो है किसको होना चाहिए, दूसरे प्रतिद्वंदी को होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक अर्थव्यवस्था में दो क्या बोलना चाहिए, उद्योग हैं, और यदि ए उद्योग क्या करता है, अपनी रणनीति में परिवर्तन करता है, तो उसकी जानकारी जो है बी व्यक्ति को होना चाहिए, तभी जो है वो क्या कर सकता है जी, अच्छा कंपटीशन दे सकता है। इस तरह से इसका सही आंसर है सी, अपने प्रतिपक्षी के दृष्टिकोण को समझना और संभावित अनुक्रिया के अनुसार निगमन करना आवश्यक है। अर्थात जब दोनों आपस में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो एक प्रतिद्वंदी को क्या होता है कि दूसरे प्रतिद्वंदी के जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को सबसे पहले समझना पड़ता है, और उस समझने के पश्चात उसकी अनुक्रिया को जो है क्या करना पड़ता है जी, सही तरह से करना पड़ता है।
अंत में है सामान्य संतुलन विश्लेषण निर्धारित करता है। तो सामान्य संतुलन विश्लेषण जिसका प्रतिपादन किया था लियोन वालरा ने, है ना, जिसका प्रतिपादन किसने किया था जी? तो प्रतिपादन किया था लियोन वालरा ने। उनका कहना है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक साथ संतुलन की व्याख्या की जाती है। ठीक है, प्रोफेसर लियोन वालरा कहता है कि एक अर्थव्यवस्था में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो है हम एक साथ क्या करते हैं, संतुलन की जो है व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा है कि उनके अनुसार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या पाया जाता है जी? पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक, इसके साथ साथ उन्होंने जो है 2x2x2 2 मॉडल का जो है थ्योरी दिया है, अर्थात श्रम, दो पूंजी और दो वस्तु का जो है क्या किया है, सिद्धांत जो है दिया है। इसके साथ साथ संतुलन की अवस्था में अज्ञात चरों की संख्या और अज्ञात समीकरण संख्या क्या होती है, समान होती है जी। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था किस में होती है, संतुलन होती है, तो उसमें अज्ञात चर, ठीक है, और अज्ञात समीकरण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके साथ साथ सभी बाजार में एक साथ मूल्यों और मात्राओं को और स्पष्ट रूप से प्रतिपुष्टि की ओर क्या किया जाता है, दृष्टिगत रखा जाता है। जैसे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, अपनी प्रतिपक्षी के दृष्टिकोण को समझना, सॉरी यहाँ नहीं आएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी। ठीक, सभी बाजारों में एक साथ मूल्य और मात्राओं को और स्पष्ट रूप से प्रतिपुष्टि को क्या करना, दृष्टिगत रखना सामान्य संतुलन विश्लेषण की निर्धारित करता है, जिसका रेखा चित्र कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर वस्तु का मूल्य और उसकी मात्रा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप दिसंबर 2023 यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ी रहिएगा। थैंक यू।